समाज माध्यम। मित्रों, भारत में समाज माध्यमों का जो विकास है वो अनादिकाल से लेकर चल रहा है। सूचनाओं, समाचारों और विचारों को अनेक माध्यमों से जनसाधारण तक पहुंचाना यह समाज माध्यम का कार्य है। समाज माध्यम में इस समाज माध्यम की प्रक्रिया में अनेक सहायक माध्यम है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, तार, पत्र, कंप्यूटर आदि। ये सभी समाज माध्यमों के अंतर्गत आते हैं, किंतु केवल इन्हीं माध्यमों से ही संदेश प्रेषण होता है ऐसा नहीं। भारत में सूचना प्रेषित करने के अन्य भी अनेक साधन मौजूद थे और मौजूद है, जैसे प्राचीन माध्यमों के अंतर्गत संकीर्तन है, रासलीला है, रामलीला है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, नौटंकी है, रंगमंच है, चित्रकला है, मूर्ति कला है। ये सभी समाज के माध्यम है। दरअसल अगर विचार किया जाए तो हमारे चारों ओर समाज माध्यम दिखाई देते हैं। वास्तव में समाज माध्यम ये मुझे लगता है कि सैटेलाइट का युग है। आज की बढ़ती आबादी और तनाव की संभावनाओं में करोड़ों लोगों के बीच संचार आवश्यक हो चुका है, लेन देन। इस तकनीकी युग में मनुष्य को सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों तथा विचारों को व्यक्त किए बिना, बिना उन्नति के बिना नहीं रहा जा सकता। वस्तुतः हम देखते हैं कि समाज माध्यमों का विकास मानव विकास के साथ जुड़ा हुआ है। आज संचार के कितने माध्यम प्रचलित हैं, लेकिन आधारशिला उसकी आज भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। जिस तरह से मानव ने अपने जीवन में बदलाव किया, उसी तरह से समाज के माध्यम भी बदलते चले जा रहे हैं। हजारों वर्षों का इतिहास समाज माध्यम के लिए है, लेकिन अंतिम रूप कहीं पे भी दिखाई देता नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी पर चैतन्य युक्त मनुष्य ने जब जन्म लिया उसके साथ ही समाज माध्यम का प्रारंभ हो गया। प्राचीन भारत में संचार आज के जैसा यांत्रिक नहीं था।
व्यक्तिपरक था। मौखिक संचार प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक प्रभावी था वह। वैदिक समाज में लोगों के बीच होने वाले वाद विवाद समाज के लिए महत्वपूर्ण होते थे। इस प्रकार के संचार माध्यमों को अंतर्वैयक्तिक माध्यम कहा जाता था। इनमें विचारों की लेन देन एक दूसरों तक सीधे एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती थी। यह एक जीवंत माध्यम था, क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करके अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझाने का एक मीडिया उस वक्त भी था। इस माध्यम में क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ चला करती थी। यह माध्यम सामाजिक माध्यम है जो समाज के व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ता है या एक व्यक्ति के भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति के भाव आत्मसात कर लेता है। चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, सम्मेलन, मेले, प्रदर्शन इत्यादि प्रकार के माध्यमों के अंतर्गत समाज माध्यम छुपे हैं। प्राचीन भारत में साधुओं ने क्या किया है, संतों ने क्या किया है? संत साधु चारण भाट, साहित्य सभा समिति, शास्त्रार्थ, राजा की घोषणाएं, दूत, संदेश वाहक के प्रमुख थे, जो माध्यम का यानी मीडिया का काम किया करते थे। वैदिक कालीन समाज में अनेक जनजातियां व्यवस्थापकीय का भाव या वर्णन मिलता है। इसमें विषय, सभा, समिति मुख्य थे। जाति व्यवस्था एक तरह से संचार माध्यम का काम कर रही थी इस वक्त। बाद में जो उत्तर वैदिक काल आता है, इस उत्तर वैदिक काल में परिषद तथा गण सभाओं का प्रादुर्भाव हुआ और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनेक धार्मिक सभाओं, सम्मेलनों का विवेचन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बौद्ध काल में वैशाली, पाटलिपुत्र और पुरुषपुर में विशाल सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श हुए हैं। वस्तुतः प्राचीन काल में शास्त्रार्थ की परंपरा के द्वारा निरंतर ज्ञान का प्रवाह विद्वानों से जनता में पहुंचाने का काम होता रहा है। फिर उसके बाद विकास का शैशव काल जो रहा है, कालक्रम के अनुसार निरंतर माध्यमों के अंतर्गत बदलाव होता रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो आधुनिक संचार माध्यम या आधुनिक समाज माध्यम जिसे हम कहते हैं कि शब्द समाज माध्यम, श्रव्य समाज माध्यम, दृश्य समाज माध्यम, तीनों के अंतर्गत आधुनिक को हम विभक्त कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत समाज माध्यम जो है, जो प्राचीन काल से जनसंचार के अंतर्गत
संगीत और नृत्य के रूप में हम देखते थे। संगीत सांग परंपरा वैदिक काल की रही है। सामवेद में संगीत का आदि स्रोत माना गया है, संगीत को आदि स्रोत माना गया है। नाना प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर नृत्य करना एक प्रचलित थी। संस्कृत ग्रंथों में वैदिक कालीन ब्राह्मणों द्वारा देवता एवं ऋषि के रूप में धरती पर स्वर्ग का सांग करने का जिक्र मिला करता है। पूर्व बौद्ध काल में भिक्षु लोग गांव-गांव घूमकर नैतिक तथा धार्मिक कथाओं का प्रदर्शन किया करते थे। ये धार्मिक उपदेश निश्चित धर्म समूह जैसे शैव, वैष्णव इत्यादि से जुड़े हुए होते थे। ये उपदेशपरक संचारक के रूप में काम करते थे। ये संचारक मानव मात्र में प्रेम, सदाचरण एवं सत्य मार्ग का उपदेश देते रहे। लोगों द्वारा इनके उपदेशों का स्वीकार किया जाता था। तत्कालीन समाज में इन उपदेशों को महत्वपूर्ण स्थान था। मेले तथा पर्वों को भी भारत में परंपरागत समाज साधन के रूप में देखा जा सकता है। कुंभ मेले का आयोजन, इसके पीछे धार्मिक भावना के अलावा वैचारिक संचार का उद्देश्य भी निहित है। हिंदू तीर्थ स्थानों की स्थापना भी एकता का और अखंडता की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात रही है। शंकराचार्य ने चारों धर्म की स्थापना करके देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। इस तरह से तीर्थ स्थलों की यात्रा के माध्यम से जहां तीर्थ यात्री लौकिक पुण्य प्राप्त करते थे, वहीं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, परंपरा इत्यादि से परिचित होते थे तथा दूसरों को भी परिचित कराते थे। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा भी एक समाज माध्यम ही रहा है। समाज माध्यम कोई सीमित नहीं है। समाज माध्यम सीमित नहीं है, परंपरागत प्राचीन साधनों के अंतर्गत भी है और आधुनिक के अंतर्गत भी है। प्राचीन के अंतर्गत हमें ग्राम्य संस्कृति की उपज, मौलिकता, विश्वसनीयता दिखाई देती है। लोक कलाओं का उद्भव और विकास अनपढ़ और कृत्रिम ग्रामीण जनता के बीच हुआ। अब यह समाज माध्यम के द्वारा देशवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक जीवन के अत्यंत करीब होने लगे। इनकी विषय वस्तु जन सामान्य की परंपरा एवं रीति रिवाजों से संबंधित होती रही है। ग्रामीण परिवेश में जनसंचार के माध्यमों के द्वारा पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों से तारतम्य स्थापित कर पाना आसान होता है। इस संदर्भ में मेमब्राइड आयोग 1988 की बात महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे कल देखेंगे।